Hello everyone, my name is लोकेश नागर. I welcome to all of you on my YouTube channel. बच्चों अभी तक हम क्या डिस्कस कर चुके हैं, फर्टिलाइजर क्या होगा, फर्टिलाइजर की डिस्कवरी किसने करी, इसके अलावा बच्चों हम क्लासिफिकेशन ऑफ फर्टिलाइजर के बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं. बच्चों आज इस वीडियो में हम जिस फर्टिलाइजर के बारे में डिस्कस करेंगे वो है यूरिया. तो बच्चों हम क्या करेंगे, यूरिया का कंपोजिशन क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, उसकी सोइल में रिएक्शन क्या है और सोइल में जो क्रॉप्स लग रही है, ठीक है, उन पे उसका क्या इफेक्ट होगा, हम इन सभी की बच्चों बात करेंगे. तो बच्चों आज हम जिस फर्टिलाइजर की बात कर रहे हैं वो है यूरिया. तो बच्चों इसके सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की. बच्चों जो यूरिया फर्टिलाइजर है ये कैसा फर्टिलाइजर है, नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर. यानी बेटा इसके अंदर क्या मिलता है, ये क्या प्रोवाइड करवाता है, नाइट्रोजन प्रोवाइड कराता है. कैसा नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर है बच्चा, ये अमाइड नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर. यानी इसके अंदर जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट है, अमाइड की फॉर्म में. नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ एमाइड. और एमाइड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, C डबल बॉन्ड O NH2. ये क्या होता है, एमाइड. तो यानी बच्चों कैसा फर्टिलाइजर है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर. बच्चों ये कैसा फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, नाइट्रोजन या अमाइड के फॉर्म में क्या है, प्रेजेंट है. इसके अलावा बच्चों क्या हो रहा है, ये जो नाइट्रोजन है, तो ये जो नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर है जो कि यूरिया है, ये क्या होता है बच्चों, जो फैक्ट्रीज में जो नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर बनाए जा रहे हैं, जितने भी नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर बनाए जा रहे हैं उनका बच्चों अबाउट 90% किस फॉर्म में बनाया जा रहा है बच्चों, यूरिया की फॉर्म में. यानी जो फैक्ट्रीज वगैरह में जहां फर्टिलाइजर को मैन्युफैक्चर करते हैं, तो जितने भी नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं फैक्ट्रीज में, उनमें से 90% तो किस फॉर्म में बनाया जा रहा है, यूरिया की फॉर्म में. यानी बच्चों इसका मतलब क्या हुआ कि इंडिया में जो फार्मर्स के द्वारा जो सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर है वो कौन सा है, यूरिया. यानी क्या है, मोस्टली यूज नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर. बच्चों ये जो यूरिया है इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होगा बेटा, NH2C डबल बॉन्ड O NH2. इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, और NH2 कितना बेटा, 2 और CO, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं NH2 होल ट्वाइस CO. या इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो आप, NH2CO NH2. ये क्या है, यूरिया का केमिकल फॉर्मूला. आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि यूरिया का केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, NH2CO NH2. तो इसमें नाइट्रोजन किस फॉर्म में प्रेजेंट है, अमाइड की फॉर्म में. तो बेटा अब हम देखेंगे यूरिया का कंपोजिशन ऑफ यूरिया. तो बेटा अकॉर्डिंग टू फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डिनेंस कब पास हो बेटा, ये 1957 में. तो अकॉर्डिंग टू फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डिनेंस 1957 जो यूरिया का डिस्क्रिप्शन है वो क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है बच्चों, जो परसेंटेज अमाउंट ऑफ मॉइस्चर कितना, मैक्सिमम कितना होना चाहिए बेटा, 1%. यानी यूरिया के अंदर जो मॉइस्चर मिलता है वो 1% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 1%. इसके अलावा क्या मिलता है इसके अंदर, नाइट्रोजन. तो परसेंटेज अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन ये क्या होता है बेटा, मिनिमम कितना होता है इसके अंदर, 46%.
यानी इसके अंदर जो नाइट्रोजन मिलेगी वो क्या होती है, मिनिमम 46% तो प्रेजेंट होना चाहिए। इसके अलावा बच्चों इसके अंदर क्या मिलता है, बायूरेट। ये बायूरेट क्या होता है, जब फैक्ट्रीज में यूरिया का फॉर्मेशन किया जाता है उस दौरान क्या होता है, बायूरेट का भी यहाँ क्या हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है। तो बायूरेट क्या होता है, मैक्सिमम, यानी इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कितना, 1.5%, 1.5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये क्या हुआ बेटा, यूरिया का कंपोजिशन। इसके अंदर मॉइस्चर मैक्सिमम 1% होना चाहिए। नाइट्रोजन जो कि अमाइड की फॉर्म में मिल रही है वो क्या होनी चाहिए, 46% मिनिमम, इतनी तो होनी चाहिए। इसके अलावा इसके अंदर जो बायूरेट मिलता है वो क्या होता है 1.5%, इससे ज़्यादा ये नहीं होना चाहिए। ये क्या हुआ, यूरिया का कंपोजिशन। इसके बाद बच्चों जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है प्रॉपर्टीज। क्या है इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, प्रॉपर्टीज ऑफ यूरिया। तो यूरिया क्या होता है, इजीली सोल्यूबल इन वाटर, इजीली सोल्यूबल इन वाटर। ये कैसा होता है, व्हाइट इन कलर, कलर में कैसा होता है बेटा, ये व्हाइट। कैसा होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा, या फिर ग्रेनुलर, कैसा होता है, ग्रेनुलर यानी दानेदार। तो वाटर में सोल्यूबल भी है, व्हाइट इन कलर भी है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ग्रेनुलर है। इसके अलावा कैसा होता है, ये हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर, हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब क्या होता है बेटा, कि जो एयर में जो मॉइस्चर प्रेजेंट है उसको क्या करता है, ये एब्जॉर्ब करने की इसकी टेंडेंसी होती है। ये क्या है, यूरिया की प्रॉपर्टीज। और इसके अंदर कितना परसेंट नाइट्रोजन मिलता है, 46% नाइट्रोजन मिलता है। और ये प्लांट्स को क्या होता है, इजीली अवेलेबल होता है। ठीक है, ये तो क्या हुई इसकी यूरिया की प्रॉपर्टीज। तो बच्चों इसके बाद जो है वो है यूरिया की सोइल के अंदर रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ यूरिया इन सोइल। तो बेटा जो यूरिया है उसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, NH2CO NH2। इसके अंदर जो नाइट्रोजन है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट है, अमाइड की फॉर्म में। किस फॉर्म में प्रेजेंट है, अमाइड की फॉर्म में। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जो प्लांट होते हैं, प्लांट नाइट्रोजन को या तो अमोनियम आयन की फॉर्म में लेंगे या फिर नाइट्रेट आयन की फॉर्म में। प्लांट कभी भी नाइट्रोजन को अमाइड की फॉर्म में इनटेक नहीं करते, यानी प्लांट नाइट्रोजन को अमाइड की फॉर्म में नहीं लेते। तो फिर क्या होगा, ये जो अमाइड फॉर्म में नाइट्रोजन है इसको किस में कन्वर्ट होना पड़ेगा, अमोनियम आयन की फॉर्म में, नाइट्रेट आयन की फॉर्म में क्या होना पड़ेगा, इसे कन्वर्ट होना पड़ेगा। तो क्या होता है, जैसे ही आप यूरिया को सोइल के अंदर स्प्रेड करोगे तो ये किसके कांटेक्ट में आता है, वाटर के कांटेक्ट में, वाटर के कांटेक्ट में आएगा। और सोइल के अंदर जो माइक्रोब्स हैं वो क्या करते हैं, यूरेज एंजाइम का क्या करेंगे, सिक्रेशन। ये कहां से सिक्रेट हो रहा है, माइक्रोब्स से। और यहां क्या होगा बेटा, ये हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस, यानी वाटर की प्रेजेंस में ये क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा, हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस होगा। जब हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस होगा तो ये जो यूरिया है ये क्या है, यूरिया। तो ये जो यूरिया है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अमोनियम कार्बोनेट में। किस में चेंज हो जाएगा, अमोनियम कार्बोनेट में, अमोनियम कार्बोनेट। अभी जो अमोनियम कार्बोनेट में ये चेंज हुआ है, ये क्या होगा, अमोनियम कार्बोनेट में चेंज होने के बाद ये अमोनियम कार्बोनेट यानी NH4(CO3) ये क्या होगा, वाटर में डिसोल्व होगा और डिसोसिएट हो जाएगा दो आयंस के अंदर। कौन कौन से आयन में, अमोनियम में और कार्बोनेट में, अमोनियम आयन में एंड कार्बोनेट आयन में। अब ये जो अमोनियम आयन है इसके अंदर जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है, अगर ये पेडी क्रॉप्स है या वाटर स्टेगनेंट सोइल है तो यहाँ पे जो पेडी क्रॉप्स वगैरह हैं वो क्या करेंगे, नाइट्रोजन को अमोनियम आयन की फॉर्म में एब्जॉर्ब कर लेंगे। इसके अलावा इस अमोनियम आयन का क्या हो सकता है, ये एटमॉस्फेयर में क्या हो जाए, डिफ्यूज हो जाए या वोलेटाइलाइज हो जाए। किस फॉर्म में, अमोनिया की फॉर्म में, यानी ये एटमॉस्फेयर में चली जाती है अमोनिया की फॉर्म में। बेटा ये जो नाइट्रोजन अमोनियम आयन की फॉर्म में है ये लीच नहीं होगी, इसकी लीचिंग नहीं होती।
लीचिंग का मतलब क्या है, यानी वाटर में डिजोल्व होकर वहां से सोइल में ना तो लोअर लेयर में जाएगी ना ही वहां से रिमूव आउट होगी, यानी इसी को हम कहते हैं लीचिंग। ये लीचिंग नहीं होगी। क्यों लीचिंग नहीं होगी? कि इस अमोनियम पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, और सोइल कोलोइड पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। तो ये क्या होगा, उस पे जाके अट्रैक्ट हो जाएगा और सोइल कोलोइड पे जाके ये उसकी सरफेस पे एडजॉर्ब हो जाएगा। यानी अगर ये सोइल कोलोइड है, ये क्या है, सोइल कोलोइड, इस पे कौन सा चार्ज बनाया है मैंने, ये नेगेटिव चार्ज। तो ये अमोनियम इस पे जाके क्या हो जाएगा, एडजॉर्ब हो जाएगा, इसकी सरफेस पे जाके क्या हो जाएगा, एडजॉर्ब हो जाएगा। तो इसकी लीचिंग नहीं होगी। फिर यहाँ क्या होगा, इसका नाइट्रिफिकेशन। क्या होगा, नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन का मतलब बच्चों क्या होता है, ये अमोनियम आयन नाइट्रेट यानी NO3- आयन में कन्वर्ट हो जाएगा और इसी को कहते हैं नाइट्रिफिकेशन। ये बेटा 2 स्टेप में होता है प्रोसेस। तो पहला स्टेप क्या होगा, जैसे हम इसको पहला स्टेप समझ रहे हैं, ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, यानी इसका ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन होगा तो क्या होगा, यहाँ ऑक्सीजन जुड़ जाएगी और हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगी। ये कौन से बैक्टीरिया की प्रेजेंस में हो रहा है, नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया की प्रेजेंस में। और ये अमोनियम आयन किसके अंदर चेंज हो जाएगा, NO2- आयन यानी नाइट्राइट आयन की फॉर्म में। साथ में वाटर बन जाएगा और साथ में बनेगी यहाँ पे हाइड्रोजन। इस हाइड्रोजन को कहते हैं बेटा नेसेंट हाइड्रोजन। नेसेंट हाइड्रोजन, नेसेंट का मतलब होता है न्यूली बोर्न। न्यूली बोर्न यानी इस रिएक्शन के दौरान ये क्या हो रही है, हाइड्रोजन का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी इसके अंदर ये फ्रेश बन रही है, नई नई बन रही है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, नेसेंट हाइड्रोजन। इसके बाद क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, ये जो नाइट्राइट है NO2- है, ये नाइट्राइट, इसका फर्दर ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, इसका फर्दर क्या होगा, ऑक्सीडेशन। कौन से बैक्टीरिया की प्रेजेंस में, नाइट्रोबैक्टर। नाइट्रोबैक्टर की प्रेजेंस में। और एक किसमें चेंज हो जाएगा, NO3- आयन में। NO3- यानी नाइट्रेट आयन की फॉर्म में चेंज हो जाएगा और नाइट्रेट इजीली अवेलेबल हो जाएगा प्लांट को, इजीली अवेलेबल टू प्लांट। और बेटा यानी अमोनियम थी वो किस में चेंज हो गए, NO3- आयन में। और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, नाइट्रिफिकेशन। इसी को क्या कहते हैं हम, नाइट्रिफिकेशन। यानी अमोनियम आयन का नाइट्रेट आयन में चेंज होना क्या कहलाएगा आपका, द कन्वर्जन ऑफ अमोनियम आयन इनटू नाइट्रेट आयन इज नोन एज नाइट्रिफिकेशन। तो ये नाइट्रिफिकेशन के द्वारा किस में चेंज हो गया, NO3- आयन में, यानी नाइट्रेट आयन में। अभी नाइट्रेट आयन के अंदर जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसको कौन यूज कर लेगा, प्लांट यूज कर लेगा, यानी प्लांट को नाइट्रोजन मिल जाएगी। अब इसके बाद क्या होता है, अगर प्लांट यूज नहीं करेगा तो इसका डीनाइट्रिफिकेशन हो सकता है, यानी ये वापस एटमॉस्फेयर में चली जाए, या फिर क्या हो सकता है, ये लीच भी हो सकती है। ये क्या हो सकती है, वाटर के में ज़्यादा सोल्यूबल होकर उसके साथ क्या हो जाएगी, एक्सेस में अगर वाटर प्रेजेंट है तो ये लीच हो जाएगी। अब बेटा इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, जो नेसेंट हाइड्रोजन बन रही है ये क्या करेगा, जो सोइल कोलोइड है जिस पर कैल्शियम आयन जुड़ा हुआ है उसको क्या करेगा, कैल्शियम को वहां से ये रिप्लेस कर देगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा और ये हाइड्रोजन जाके वहां जुड़ जाएगा। यानी सोइल कोलोइड पे हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से बेटा ये क्या होगा, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से क्या होगा, उसकी पीएच क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। पीएच डिक्रीज होगी तो सोइल कैसे हो जाएगी, एसिडिक हो जाएगी। तो अगर आप यूरिया को एक्सिस में यूज करोगे तो सोइल को कैसा बना देगा, ये एसिडिक बना देगा। या फिर मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ कि यूरिया का जो सोइल पे इफेक्ट होता है वो कैसा होता है, एसिडिक। तो इस स्टेप को हम कैसे समझेंगे, कि क्या होगा यहाँ पे, ये जो नेसेंट हाइड्रोजन बनी है ये क्या होगी, सोइल कोलोइड पर जो कैल्शियम आयन जुड़ा हुआ है तो ये नेसेंट हाइड्रोजन क्या करेगी, ये कौन है, नेसेंट हाइड्रोजन। ये सोइल कोलोइड पे ये जो कैल्शियम है इनको यहां से क्या कर देगी, रिप्लेस कर देगी, ये आयन एक्सचेंज करेगी, यानी इस केटायन को इस केटायन के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाएगा। इसको कहा जाता है बेटा केटायन एक्सचेंज। तो इस सोइल कोलोइड पे कौन आ जाएगा, ये नेसेंट हाइड्रोजन, और साथ में यहां से कौन हट जाएगा, ये कैल्शियम। ठीक है,
ये कैल्शियम किसी हो जैसे कार्बोनेट वगैरह इनके साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, या तो वाटर में सोल्यूबल होकर लीच हो जाए, या फिर इसको कौन एब्जॉर्ब कर लेंगे, प्लांट एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो यानी सोइल कोलोइड पे H+ आयन की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इस वजह से pH क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, और सोइल कैसी हो जाएगी आपकी, एसिडिक, सोइल एसिडिक हो जाएगी। तो ये नेसेंट हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन बढ़ने से सोइल कैसी होती है, एसिडिक हो जाती है। ये क्या होगी आपकी यूरिया की सोइल के अंदर रिएक्शन। अब देखो बेटा यहाँ से क्या क्या कंक्लूजन निकल रहा है, यहाँ से क्या क्या कंक्लूजन निकल रहा है। तो ये जो रिएक्शन हो रही है इसके लिए पहले तो किसकी नीड होती है, माइक्रोब्स की, ठीक है। यानी यहाँ माइक्रोब्स जो प्रेजेंट है वो उनकी एक्टिविटी क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। इसके अलावा देखो यहाँ पे किसकी नीड है, एयर या ऑक्सीजन की। तो ये जो रिएक्शन हो रही है, जैसे नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस हो रहा है, इसके लिए एयर या ऑक्सीजन की भी क्या होती है, नीड होती है। इसके अलावा क्या होता है, सोइल में देखो हमने देखा था जब ये अमोनियम कार्बोनेट में चेंज हुआ था तो वहाँ किसकी नीड थी, वाटर की। तो यहाँ प्रॉपर क्या होना चाहिए, मॉइस्चर या वाटर भी होना चाहिए सोइल के अंदर। चौथी चीज यहाँ से क्या निकली है कि यहाँ पे जो नेसेंट हाइड्रोजन बनेगी वो सोइल को क्या बना देती है, कैल्शियम को रिप्लेस करेगी और सोइल को कैसा बना देगी, एसिडिक बना देगी। यहाँ से कंक्लूजन निकला है। यानी रिएक्शन के लिए फेवरेबल एटमॉस्फेयर होना चाहिए, यानी फेवरेबल टेम्परेचर होना चाहिए, प्रॉपर मॉइस्चर होना चाहिए। ये क्या निकला है यहाँ से बेटा, कंक्लूजन निकला है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका रिएक्शन ऑफ यूरिया इन सोइल। तो बच्चों हम सोइल के अंदर जितना भी यूरिया यूज करते हैं क्या वो सारा का सारा प्लांट को अवेलेबल होता है क्या, या उसमें से कुछ नाइट्रोजन जो है वो लीच हो जाती है या उसका लॉस हो जाता है क्या। इसी के बारे में हम समझेंगे कि सोइल में हम यूरिया जब यूज करेंगे तो यूरिया के अंदर जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है वो सारी की सारी प्लांट को अवेलेबल नहीं होती। उस नाइट्रोजन में से कुछ अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। तो उस नाइट्रोजन का लॉस कैसे हो रहा है उसको हम एक फ्लो चार्ट के द्वारा समझेंगे। तो हम समझ रहे हैं लॉस ऑफ नाइट्रोजन इन सोइल कि नाइट्रोजन कैसे लॉस होगी। तो हमने जैसे क्या करा, यूरिया यूज करा सोइल के अंदर, तो यहां कौन प्रेजेंट है, जो माइक्रोब्स प्रेजेंट हैं। वो माइक्रोब्स क्या करेंगे, इसको एब्जॉर्ब करेंगे और यहां से, ठीक है, यानी थोड़ा बहुत इसको ये यूज करेंगे। इसके अलावा ये वाटर में सोल्यूबल होकर ये क्या हो सकता है, लीच हो सकता है, इसकी लीचिंग हो सकती है। या फिर ये यूरिया जैसे वाटर के कांटेक्ट में आया और यूरेज एंजाइम की प्रेजेंस में, जो यूरेज एंजाइम कौन सिक्रेट कर रहे थे, ये माइक्रोब्स। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये यूरिया अमोनियम कार्बोनेट में, अमोनियम कार्बोनेट में, अमोनियम कार्बोनेट। अब जैसे ये अमोनियम कार्बोनेट में चेंज हो गया, इस प्रोसेस को हमने क्या कहा, हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस। और ये कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में हो रहा है, यूरेज एंजाइम की प्रेजेंस में। ये अमोनियम कार्बोनेट वाटर में डिसोल्व होकर किस में डिसोसिएट हो जाएगा, अमोनियम आयन में प्लस कार्बोनेट आयन में, अमोनियम आयन में एंड कार्बोनेट आयन में। ये क्या हो गया, इसके अंदर डिसोसिएट हो गया। फिर क्या होगा, यहाँ सोइल में जो प्लांट लगे हुए हैं, जैसे ये क्या है, प्लांट, तो इस अमोनियम आयन को कौन एब्जॉर्ब कर लेगा, ये प्लांट, और इस कार्बोनेट को भी एब्जॉर्ब कर लेगा। इसके अलावा बेटा क्या होता है, ये जो अमोनियम बना है यहाँ पे, ये जो अमोनियम है ये क्या होगा, ये सोइल कोलोइड पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज है। हम यहाँ क्या देख रहे हैं, नाइट्रोजन के साथ साथ क्या होता है, तो ये जो अमोनियम पर पॉजिटिव चार्ज है, अमोनियम पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज, ये सोइल कोलोइड पे जाके क्या हो जाएगा, एडजॉर्ब। सोइल कोलोइड पे क्या हो जाएगा, ये एडजॉर्ब हो जाएगा, इसके सरफेस पे जाके जुड़ जाएगा। यहाँ जो माइक्रोब्स प्रेजेंट हैं, माइक्रोब्स कौन कौन से, जैसे नाइट्रोसोमोनास, ये भी हमने देखा था रिएक्शन में, नाइट्रोसोमोनास इस अमोनियम को किस में कन्वर्ट कर देगा, नाइट्राइट आयन में, और ये नाइट्राइट किस में चेंज हो जाएगा, नाइट्रोबैक्टर की प्रेजेंस में, NO3 माइनस आयन में, यानी नाइट्रेट आयन में। और ये नाइट्रेट कौन एब्जॉर्ब कर लेगा, ये प्लांट एब्जॉर्ब कर लेगा। या फिर इस नाइट्रेट की क्या हो सकती है बेटा, लीचिंग हो सकती है, इसकी क्या हो जाएगी, लीचिंग हो जाए, ठीक है। या फिर क्या हो सकता है, ये जो नाइट्रेट है वापस NO2 माइनस में कन्वर्ट हो और इसके बाद कहाँ चला जाएगा, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में चेंज हो जाए,
कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो इसको वापस नाइट्राइट में, फिर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में, या फिर किस में कन्वर्ट कर देंगे, नाइट्रस ऑक्साइड में, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में या नाइट्रस ऑक्साइड में इसको क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। ये नाइट्रोजन कहाँ चली जाएगी, एयर में। इस प्रोसेस को कहते हैं बेटा हम डीनाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन। तो बेसिलस जैसे बैक्टीरिया क्या करते हैं, डीनाइट्रिफिकेशन करते हैं और ये लॉस हो जाएगा। या फिर यहाँ क्या हो सकता था, ये जो अमोनियम आयन है, ये अमोनियम आयन किस में कन्वर्ट हो जाए, आपका अमोनिया में, यानी इसका वोलेटाइलाइजेशन हो जाए या डिफ्यूजन हो जाए। तो इस तरीके से क्या होता है, नाइट्रोजन का लॉस होता है। नाइट्रोजन कैसे कैसे लॉस हो सकती है, ये अमोनियम आयन अमोनिया में चेंज हो जाए तो भी लॉस हो जाएगा, या फिर इसको प्लांट एब्जॉर्ब कर ले, ये नाइट्रेट में चेंज होकर फिर लीच हो जाए तो भी लॉस हो सकता है, या फिर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में या नाइट्रस ऑक्साइड में चेंज हो जाए। तो ये क्या एक फ्लो चार्ट है जिससे हम किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लॉस ऑफ नाइट्रोजन को, कि सारी की सारी यूरिया के अंदर जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है वो प्लांट को एब्जॉर्ब या प्लांट को नहीं मिलेगी, उसका क्या होता है, वो लॉस भी होती है। तो किस तरीके से लॉस होगी उसको हमने समझ लिया है बेटा। अब हम ये समझेंगे कि जो यूरिया के अंदर बायूरेट था, जो कि मैक्सिमम 1.5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो वो बायूरेट कैसे बन रहा है। तो बच्चों आपसे 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बायूरेट का फॉर्मेशन कैसे होता है, बायूरेट ये 1.5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इससे ऑलवेज कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए, ठीक है, बायूरेट। तो ये कैसे फॉर्म होता है, तो क्या होता है, जब फैक्ट्रीज में यूरिया का फॉर्मेशन किया जाता है, तो ये यूरिया का क्या बना है, एक मॉलिक्यूल, ये क्या बनाया मैंने, यूरिया का दूसरा मॉलिक्यूल। तो यहां से क्या होगा, हाइड्रोजन, और यहां से कौन निकल जाएगा, NH2, किस फॉर्म में, अमोनिया की फॉर्म में। कैसे निकलेगा, देखो क्या बन जाएगा, यहां से NH2, क्या बचेगा, C डबल बॉन्ड O, वहां से हाइड्रोजन हटेगा ना, तो यहाँ क्या बचेगा, NH, ठीक है, और ये NH2 भी हट गया, NH2 और H जुड़ गया, NH3 बन जाएगा, और ये किससे जुड़ जाएगा, C डबल बॉन्ड O NH2 से। इसी को क्या कहा जाता है, बाईयूरेट, यानी यूरिया के 2 मॉलिक्यूल कंबाइन करेंगे और क्या रिलीज हो जाएगा, यहाँ से अमोनिया रिलीज हो जाएगी, अमोनिया क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। तो ये क्या बनेगा, बाईयूरेट, क्या बन जाएगा, किसका फॉर्मेशन होगा, बाईयूरेट का। ये 1.5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ये 1.5% या फिर 2%, ठीक है, उससे ज़्यादा है तो क्या होगा, प्लांट के अंदर जो सीड जर्मिनेशन प्रोसेस है, अगर आपने सोइल में सीड सोविंग से पहले अगर आपने यूरिया यूज़ करा है या सीड सोविंग के टाइम पर यूरिया यूज़ करा है, तो ये क्या करेगा, जो सीड जर्मिनेशन प्रोसेस है, सीड जर्मिनेशन यानी जब सीड को आप सोइल में यूज करोगे, ठीक है, तो जब वो जर्मिनेट होगा यानी उससे रेडिकल और प्लूम्यूल का फॉर्मेशन होगा। रेडिकल तो क्या बनाएगा बेटा, उसके रूट बनाएगा, और जो प्लूम्यूल है वो क्या बनाएगा, शूट का फॉर्मेशन करेगा, यानी उसके अंदर लीव्स और स्टेम का फॉर्मेशन करेगा। तो सीड जर्मिनेशन प्रोसेस को क्या करेगा, ये अफेक्ट करेगा। इसके अलावा जो प्लांट की ग्रोथ है वो भी क्या हो जाएगी, अफेक्ट होगी, प्लांट ग्रोथ भी क्या होगी, अफेक्ट होगी, ठीक है। तो सीड जर्मिनेशन प्रोसेस को और प्लांट की ग्रोथ को क्या करता है, बायूरेट अगर ज़्यादा अमाउंट में है तो ये इसको अफेक्ट करेगा। तो यानी ऐसा यूरिया जिसके अंदर क्या हो रहा है, ये जो बायूरेट है अगर ये 1.5% से ज़्यादा है तो इस यूरिया को हम कभी भी फोलियर स्प्रे की फॉर्म में यूज नहीं करेंगे, यानी पत्तों पर आप इसको डायरेक्ट स्प्रे कर यानी वाटर में सोल्यूबल करके इसको स्प्रे की फॉर्म में यूज नहीं करोगे, ये क्या करेगा, उसको हार्म पहुंचाएगा। तो ये क्या हो गया, बाईयूरेट। बेटा इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इफेक्ट ऑफ यूरिया, इफेक्ट ऑफ यूरिया ऑन क्रॉप्स, कि यूरिया का क्रॉप्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो बेटा जो यूरिया है आप इसको सीड सोविंग के टाइम पर भी सोइल में यूज कर सकते हो एंड स्टैंडिंग क्रॉप्स में भी आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। तो आप इसको सीड सोविंग और स्टैंडिंग क्रॉप्स दोनों के टाइम पे यूज कर सकते हो। इसको बेटा आप इंसेक्टिसाइड के साथ भी यूज कर सकते हो, इंसेक्टिसाइड के साथ भी यूज कर सकते हो। इसके अलावा बेटा ये जो यूरिया होता है ये ऑल टाइप्स ऑफ क्रॉप जो होती हैं, सभी टाइप्स की जो क्रॉप्स हैं
के लिए क्या होता है, सूटेबल होता है। सभी टाइप्स की क्रॉप्स में आप इसको यूज कर सकते हो। इसका जो इफेक्ट होता है यूरिया का वो कैसा होता है, एसिडिक। कब, लेकिन जब आप इसको ज़्यादा अमाउंट में यूज़ करोगे। क्यों? क्योंकि नेसेंट हाइड्रोजन का फॉर्मेशन करेगा। इसके अलावा बेटा इससे क्या हो रहा है आजकल, ये जो यूरिया है इसमें क्या करते हैं, नीम की क्या करते हैं, कोटिंग करते हैं, नीम कोटेड यूरिया। इन यूरिया को किससे कोट करते हैं, नीम केक से। इससे क्या हो जाएगा, नीम केक से या फिर सल्फर से या ब्रिमस्टोन यानी जो लाख वगैरह होती है उससे, इससे क्या होगा, जो यूरिया की सोल्युबिलिटी है वाटर के अंदर, इसकी सोल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कम होगी तो इससे क्या होगा, इसके अंदर जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है वो प्लांट को क्या होगी, प्लांट को नाइट्रोजन स्लोली अवेलेबल होगी। स्लोली अगर अवेलेबल होगी तो क्या होगी, नाइट्रोजन इससे ज़्यादा टाइम तक क्या होगी, प्लांट को अवेलेबल होगी। इसलिए आजकल नीम कोटेड यूरिया का क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। इसके अलावा बेटा जो ये यूरिया है इसको कैसे यूज करते हैं, इसको 2 पार्ट्स में यूज करते हैं। यानी 2 पार्ट्स का मतलब है जैसे आधा यूरिया है, जैसे मान लो अगर मैंने 100 किलोग्राम यूरिया यूज करना है किसी भी सोइल में, ठीक है, तो हम सपोज कर रहे हैं ऐसा, तो 50 किलोग्राम तो मैं कैसे करूंगा, सीड सोविंग के टाइम पर। अब जो 50 किलोग्राम बच रहा है उसको मैं क्या करूंगा, 2 पार्ट्स में यूज करूंगा। यानी इस यूरिया को हमने क्या करा, 2 पार्ट्स में यूज करा। कितने पार्ट्स में, फर्स्ट पार्ट में, जैसे फर्स्ट पार्ट का भी यूज करा आपने सीड सोविंग के टाइम पर, ठीक है। 2 इक्वल पार्ट्स में आपने इसको यूज करना है। पहला पार्ट का भी यूज करोगे आप सीड सोविंग के टाइम पर। अब जो दूसरा अनदर पार्ट बच रहा है उसको आप कब यूज करोगे, जब प्लांट क्या कर, ये जो दूसरा पार्ट है सेकेंड पार्ट, ये जो सेकेंड पार्ट है बेटा, इसको फिर फर्दर 2 पार्ट्स में आपको यूज करना है। यानी इसको भी फिर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लोगे। फर्स्ट पार्ट को कब यूज करोगे, जब क्रॉप्स क्या कर रहे हैं या प्लांट क्या कर रहे हैं, जब उनकी ग्रोथ हो रही है तब। और जो आधा पार्ट बच रहा है उसको कब यूज करोगे, जब उसके अंदर फ्रूटनिंग आ रही है, फ्रूटनिंग हो रही है, या फिर क्या हो रही है, फ्लावरिंग हो रही है, यानी उसमें फूल आना स्टार्ट हो गए, फल आना स्टार्ट हो गए, उस टाइम पे यूज करोगे। यानी इसको इस तरीके से समझ सकते हो, अगर मैं 100 किलोग्राम यूज करूंगा तो 50 किलोग्राम तो मैं कैसे यूज करूंगा, सीड सोविंग के टाइम पर। और जो 50 किलोग्राम बचेगा उसको भी 2 पार्ट्स में यूज करूंगा। जब क्रॉप्स या प्लांट की ग्रोथ होगी तो 25 किलोग्राम उस टाइम यूज कर लूंगा। और जब 25 किलोग्राम बच रहा है उसको फ्रूटनिंग या फ्लोरिंग के टाइम पे यूज करूंगा। तो इस तरीके से क्या किया जाता है बेटा, यूरिया को यूज किया जाता है। इसके अलावा बेटा अगर यूरिया के अंदर जो बायूरेट है तो ये अगर 2% या 1.5% से ज़्यादा है तो इसको यूज नहीं करना है, क्योंकि प्लांट पे कैसा इफेक्ट डालेगा, टॉक्सिक इफेक्ट डालेगा। अगर बेटा हम यूरिया को ऐसी सोइल जो कैसी है, ड्राई सोइल है या वहाँ पे अगर फार्मिंग कर रहे हो तो इस यूरिया को हम कैसे यूज करेंगे, फोलियर स्प्रे की फॉर्म में। यानी सीधा हम लीव्स पर इसको पानी में सोल्यूबल करके क्या कर देंगे, उस पर स्प्रे कर देंगे, ठीक है। तो पत्तों पे छिड़कते हैं, उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, फोलियर स्प्रे की फॉर्म में। तो बेटा हमने क्या देख लिया है, यूरिया के बारे में पढ़ लिया है, उसका इंट्रोडक्शन देखा, फिर उसके बाद हमने उसका कंपोजिशन देखा, प्रॉपर्टीज देखी, उसकी सोइल के अंदर रिएक्शन देखी, और ये लास्ट पॉइंट क्या था आपका, क्रॉप्स पर उसका क्या क्या इफेक्ट था।